बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिडल इंग्लिश पीरियड को, जो कि है 1066 से लेके 1500 AD तक। इसको द मिडीवल एज भी कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है द एंग्लो सैक्सन एज पर, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिसने इस एज को समझना है वो ज़रूर मेरे जो लिंक है उसको फॉलो करें, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग एज का पता चल जाए। इंग्लिश पीरियड को शुरू करते हैं। इसको एक तो मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है और एक इसको कहा जाता है द मिडीवल एज। तो देखते हैं, ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है 1066 से लेकर 1500 तक है। लेकिन इस एज को डिवाइड किया गया है 3 एजेस में, जैसे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद आती है एज ऑफ चौसर और उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, जो कि है 1066 से लेकर 1340 तक AD तक। यहाँ तक हम लोग जो राइटर्स इसमें आ रहे हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, तमाम जो लैंग्वेज इस तरह से डेवलप हो रही है एंग्लो नॉर्मन्स की, और नॉर्मन्स किस तरह से ब्रिटेन में आए, इंग्लैंड में आए, ये सारा प्रोसीजर हम लोग समझेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको चाहिए कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। शुरू करते हैं वीडियो। एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है उसमें सबसे पहले होता है किस तरह से जो नॉर्मन्स हैं वो ब्रिटेन पर अटैक करते हैं, नॉर्मन कंक्वेस्ट होती है। इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहा जाता है, जो कि 1066 में है। अब तो विलियम द कंकर है, ये कंकर का क्यों कहलाया, क्योंकि इसने हैरोल्ड गुडविंसन को शिकस्त दे दी, इसको डिफीट कर दिया इसने। और जो विलियम था वो कहाँ से था, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी मीन्स के फ्रांस से था। और जो हैरोल्ड गुडविंसन है वो किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन था, मीन्स के जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है फ्रांस का विलियम द कंकर, इसने किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन मीन्स के इंग्लैंड में जो एंग्लो सैक्सन का किंग था हैरोल्ड गुडविंसन, इसको शिकस्त दी और वहाँ पर वो काबिज हो गया। विलियम फर्स्ट एडवर्ड, जो हैरोल्ड 2 है, इसको इसने शिकस्त दी थी। नेक्स्ट आ जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल हेस्टिंग मीन्स के नॉर्मन कंक्वेस्ट को ही कहा जाता है, जो उनकी बैटल हुई थी उसको कहा जाता है। 1066 में ये बैटल हुई थी। उसके बाद हैरोल्ड डाइड, किस वजह से डाइड हुआ था, इंजर्ड बाय द एरो। अब जो एरो था ना, ये इसकी आंख के अंदर लग गया था, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी होकर मर गया था। और इस तरह हैरोल्ड को शिकस्त होती है और विलियम द कंकर जीत जाता है, इसीलिए इसको द कंकर भी कहा जाता है। विलियम नाउ बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जब नॉर्मन्स हैं अटैक करते हैं फ्रांस पर, तो अब जो नॉर्मन्स का बताया गया है यहाँ पर कि नॉर्मन्स किस तरह से आए थे। पहले इन लोगों ने अटैक किया था फ्रांस पर, उसके बाद ये इंग्लैंड में इन्होंने अटैक किया। और फ्रांस में ये लोग किस तरह से इन्वेडिड हुए थे, कहने के किस तरह से इन लोगों ने एंट्री ली थी। फ्रांस गेव दैम देयर नॉर्थर्न लैंड्स। अब ये लोग फ्रांस में जब आए तो इनको नॉर्थर्न लैंड्स जो है वो फ्रांस ने खुद ब खुद ही दे दी। उन्होंने कोई भी इनके साथ लड़ाई, कोई भी वार नहीं की। आसानी के साथ बहुत ही इजीली इन लोगों ने अपनी जो नॉर्थर्न लैंड्स थी वो नॉर्मन्स के हवाले कर दी। अब जो नॉर्मन्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस में फैलने लगे, और वहाँ का कल्चर इन्होंने अडॉप्ट किया, वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ की जो वुमेंस थी उनसे मैरिड की, और सिविलाइज आफ्टर कल्चर अडॉप्टेशन। अब जो नॉर्मन्स थे वो सिविलाइज तभी हुए जब उन लोगों ने फ्रेंच कल्चर को अडॉप्ट किया। मैरिड फ्रेंच वुमेन, दे इम्पोज दिस लिटरेचर इन इंग्लैंड। अब ये जो वहाँ से जो फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लिटरेचर था ना, अब इस सब चीज़ों को वो इंग्लैंड में इम्पोज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अब फ्रांस के बाद इंग्लैंड में अटैक किया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो जो एंग्लो नॉर्मन है ना, उसको ऑल्सो नोन एज एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, एंग्लो नॉर्मन को एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच भी कहा जाता है। जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करती थी, लोअर क्लास ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को ही अभी तक यूज़ कर रहे थे, जो कि एंग्लो सैक्सन्स में यूज़ किए जाते थे लैंग्वेज। और जो क्लर्की मैन थे वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ कर। अब यहाँ पर ग्रेट कंट्रोवर्सी है कि हर तरह की क्लास जो है वो लैदर लैंग्वेज यूज़ कर रही है। अब यहाँ पर मिडिल क्लास नहीं दिखाई गई, क्योंकि उस टाइम पे मिडिल क्लास नहीं थी, अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, लोअर क्लास थे और क्लर्की मैन थे। अब क्लर्जी मैन जो है वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, लोअर क्लास जो है वो ओल्ड लैंग्वेज यूज़ कर रही है, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, और जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ कर रही है। अब इन तीनों लैंग्वेज को
किस तरह से इन लोगों ने एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में चेंज किया है। ये देखते हैं कि जो फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, इन ये दोनों लैंग्वेज इकट्ठी हुई, इन लोगों का मिक्सचर इन लैंग्वेज का बना और वो कहलाया एंग्लो नॉर्मन, मीन्स के मिडल इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच प्लस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इसको इन बिटवीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको इन बिटवीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जो नॉर्मन्स हैं वो क्या है, नॉर्थ मैन, पावरफुल भी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं ये लोग। ठीक हो गया। अब ये जो एज थी इसमें बहुत ही ज़्यादा तरक्की, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। तो कैथोलिसिज्म, जो कैथोलिक चर्च हैं, वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। उस टाइम पर जो कैथोलिक चर्च थे उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल थी। क्रूसेड्स, अब ये वॉर्स हैं, सीरीज़ ऑफ रिलीजियस वॉर्स 1095 टू 1291। इस टाइम तक ये वार चलती रही, सीरीज ऑफ वॉर्स हैं। किस लिए, इनका इंटेंडेड टू रिकवर जेरूसलम एंड इस सराउंडिंग्स एरिया फ्रॉम इस्लामिक रूल। जेरूसलम और इसके जो सराउंडिंग एरिया था उसको वो इस्लामिक रूल से हटाना चाहते थे, इस्लामिक रूल वहाँ से ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए ये वॉर्स की गई। तो ये वार का दौरानिया देख लें आप लोग। ड्यूरेशन जो है इसका 1095 से लेकर 1291 तक इसका ड्यूरेशन है। एंग्लो नॉर्मन एज में एपिक थिएटर भी इंट्रोड्यूस करवाए गए और यहाँ पर जो लिटरेचर था उसका टॉपिक पॉपुलर लिटरेचर था। किस वजह से, क्योंकि वो रोमांस लिटरेचर था। अब ये कोर्टी लव की बात हो रही है यहाँ पर। दीज रोमांसेस आर नोटेबल फॉर देयर स्टोरीज रादर देन पोइट्री, ये अपने स्टोरीज़ की वजह से नोटेबल थे रादर देन पोइट्री। दीज रोमांसेस वर borrowed from Latin and French sources। अब ये जो रोमांसेस थे ये कहाँ से बारो किए गए थे, लैटिन और फ्रेंच सोर्सेज से बारो किए गए थे। डील विथ किंग ऑर्थर स्टोरीज, अब किंग ऑर्थर की स्टोरीज से डील किया जाता था इन रोमांसेस को। इन स्टोरीज की जो थीम होता था वो ये लोग थे। इनके जो नाइट्स थे वो थे, वॉर ऑफ ट्राई को डील किया जाता था इन लिटरेचर में। मिथिकल डूइंग्स ऑफ चार्लिकमैन एंड द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये एक और राइटर है, इनकी जो मिथिकल डूइंग्स थी उनको बताया जाता था इस लिटरेचर में। एंग्लो नॉर्मन्स का जो लिटरेचर था वो आर्थर्स किंग आर्थर की स्टोरीज़ पर था, वॉर ऑफ ट्रॉय पर था और मिथिकल डूइंग्स पर था। ये जो दो राइटर्स हैं चार्लिकमैन और चार्ली मैगन और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, इन दोनों की मिथिकल डूइंग्स पर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह का लिटरेचर प्रोवाइड किया जाता है। अब जो लिटरेरी वर्क्स था ना इस टाइम में एंग्लो नॉर्मन एज के टाइम में जो लिटरेचर प्रोवाइड किया था वो मोस्टली जो था वो एनॉनिमस था। उसमें कुछ भी राइटर्स अपने नेम नहीं लिखते थे। क्यों नहीं थे लिखते ये भी आगे वजह बताई जाएगी कि किस वजह से लोग जो हैं वो अपने वर्क को नाम नहीं थे देते। लेमैन्स ब्रूट पोइम, अब यहाँ पर एक पोइम बताई गई है जो कि लेमैन की है और वो है ब्रूट। क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रिटेन लिखे गए इस समय और जो कि ये हैं ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में और इसकी लाइंस बताई गई हैं 16,096 लाइंस हैं और ये एलिटरेटिव पोइम है। फर्स्ट पोइम आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, और फर्स्ट पोइम भी कहलाती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो कि ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी। नेक्स्ट आ रहा था द ऑर्मलम बाय ऑर्म। ऑर्म जो था वो एक मॉन्क था और इसकी लाइंस बताई जाती है 19,000। द ऑल एंड द नाइटिंगेल, अब यहाँ पर नाइटिंगेल और ऑल की पोइम है। एक राइटर बताया गया है यहाँ पर, राइटर रिचर्ड रॉले ऑफ हैम्पोल। रिलीजियस पोइम्स की बात की जाए तो वो तीन पोइम्स हैं ऐसी जो कि रिलीजियस हैं, जैसे कि क्लीनिनेस, पेशेंस और एक जो पोइम है वो इम्पॉर्टेंट है वो कि क्रूसल मुंडी। इसके 3000 लाइन्स हैं और प्रीस्ट इसका राइटर है। नेक्स्ट आ रहा था विलियम टू के जो ड्यूरेशन थी, उसकी जो दौरे हुकूमत था, रेन था, उसमें ओल्ड इंग्लिश ख़त्म हो गई थी। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का नाम निशान ख़त्म हो गया था क्योंकि फ्रेंच जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। आफ्टर 1200 AD लंडन बिकेम द सेंटर ऑफ एजुकेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट बताई जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ की जो मैं बात कर रही थी वो ये हैं, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि 1167 में बनाई गई है और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ये 1209 में बनाई गई है। तो ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ थी ये एंग्लो नॉर्मन एज में बनाई गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये एंग्लो नॉर्मन एज में बनाई गई हैं।
नेक्स्ट आ रहा था कि हाँ जी, ये है कि वाई अनोनमस वर्क्स, अब वर्क्स क्यों अनोनमस थे, क्यों राइटर्स इनको अपना नाम नहीं देते थे, बिकॉज पीपल मच कंसर्न विद द वर्क्स नॉट द राइटर्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर, एंग्लो नॉर्मन एज के एक लिटरेचर की करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो इसमें आता है इम्पर्सनैलिटी आ जाती है, रिलीजियस आ जाता है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, डेरिवेटिव स्टोरीज लाइक ये आर्थर किंग आर्थर की जो स्टोरीज हैं उसमें रोमांस आ जाता है, ये रोमांस कोर्टली लव की बात की जा रही है, रिलीजियन आ जाता है, ओरल क्वालिटीज़ हैं, कोर्टली लव और इंटेलेक्चुअल होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो है लिटरेचर की हुई हैं। और अगर हम लोग इस एज के जो करेक्टरिस्टिक है वो देखें तो वो ट्रांजिशन है और स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। नेक्स्ट अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं कि एंग्लो नॉर्मन एज में कौन कौन सी अचीवमेंट्स की गई हैं, किस एक तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मन्स रूल्ड इंग्लैंड फॉर अबाउट 300 ईयर्स। अब जो नॉर्मन्स हैं उन लोगों ने इंग्लैंड पर तकरीबन 300 साल तक रूल किया। आर्किटेक्चरल मास्टर बिल्डिंग्स इंट्रोड्यूस द रोमांस्क्यू स्टाइल। अब यहाँ पर जो फ्रेंच थे उन लोगों ने इंग्लैंड में एक स्टाइल बिल्डिंग का एक न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस करा जिसको कि रोमांस्क्यू स्टाइल कहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कैसल बनाए इन लोगों ने। एबेस एबेस मीन्स के बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय नन्स एंड कैथेड्रल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विलियम फर्स्ट एंड हिज सन रूफोस। अब इसका सन का नाम है रूफोस। ये तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है आर्किटेक्चर मास्टर बिल्डिंग्स बनाई गई और रोमांस्क्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया गया था बिल्डिंग्स का, ये तमाम अचीवमेंट्स जो है ये विलियम फर्स्ट और उसके सन के एरा में हुआ था। उसके बाद आता है हाँ जी रोमांस के स्टाइल कौन सा है, ये है फ्यूजन ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ रोमन्स एंड बाइजेंटाइंस। जो बाइजेंटीनी थे उनके और रोमन्स के जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल है ना, उनकी जो बिल्डिंग्स का स्टाइल है उसका फ्यूजन रोमांस के स्टाइल कहलाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीरियड, अब इस पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की जाए तो इसमें आते हैं डॉन जॉन मैनुअल, मैग जॉफरी, सेंट थॉमस और जेन बॉटल। ये चार जो हैं ये हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीरियड इस एज के, यानी कि एंग्लो नॉर्मन एज के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 4 हैं, डॉन जॉन मैनुअल, मैग जॉफरी, सेंट थॉमस एंड जेन बॉटल। नेक्स्ट हम थीम्स की बात कर लेते हैं कि जो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में थीम्स कौन से यूज़ किए गए थे। थीम्स ऑफ द एंग्लो नॉर्मन एज और लिटरेचर, इस एज में जो थीम्स यूज़ किए गए थे वो कौन से थे। एक तो थीम है सेंटिमेंटल रोमांस, उसके बाद आ जाता है लिटरेरी जंप फ्रॉम रिलीजियन एंड हीरोइज्म टू रोमांस, रोमांस पर जंप किया गया था टुवर्ड्स रोमांस। और विर्चू है इसका थीम एक, और मिरेकल प्लेस यहाँ पर लिखा जाता है। मिरेकल प्लेस जो है वो उसमें स्टोरीज बताई जाती हैं फ्रॉम बाइबल या सेंट्स की स्टोरीज बताई जाती हैं। और एक है मॉरलिटी प्लेस, मॉरलिटी प्लेस और इसमें गुड और बैड वर्सेस बताया जाता है, सोसाइटी का एक्सप्लेन किया जाता है। इन दोनों जो मिरेकल प्लेस है और मॉरलिटी प्लेस है इन पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मिरेकल प्लेस और मॉरलिटी प्लेस में डिफरेंस क्या है, उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। इमोशनल अपील बताई जा रही है इसमें। थीम जो एंग्लो नॉर्मन एज का लिटरेचर का थीम है वो इमोशनल अपील है और ह्यूमर स्टार बताए गए हैं। राइटर्स की बात कर ली जाए तो अगर राइटर्स जो हैं फेमस राइटर्स, वो एक है विलियम लैंगलैंड, ये हैं 1330 से 1400 तक। यूज्ड ह्यूमर टू शो करप्ट सोसाइटी, अब इन्होंने अपने जो वर्क्स थे उसमें ह्यूमर यूज़ किया है, किस लिए कि वो शो करवा सकें करप्शन ऑफ द सोसाइटी। अ विजन ऑफ पायर्स द फ्लोमैन, पोइम है एलिटरेटिव पोइम है ये, जो कि इनकी पोइम है विलियम लैंगलैंड की, जनरली नोन एज द पायर्स फ्लोमैन, एन electrical वर्क with a complex variety of religious themes। इसमें इलेक्ट्रिक यूज़ की गई है और रिलीजियस थीम भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आ रहा था राइटर जॉहन गोवर, ये 1330 से लेकर 1408 तक हैं। इंग्लिश पोइट है, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड का कंटेम्प्रेरी है द पर्ल पोइट। अब इसको जब द पर्ल पोइट कहा जाता है जॉन गोवर को, एंड अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ जॉफरी चौसर, और चौसर का ये फ्रेंड भी है, जॉहन गोवर जो है वो चौसर के पर्सनल फ्रेंड भी हैं। एंग्लो नॉर्मन एज के जो मेजर वर्क्स की बात की जाए तो उसमें 3 मेजर वर्क्स आते हैं, मिरर दी आयम, वॉक्स कैलामेंटिस और कॉन्फेसियो अमेंटिस। ये 3 वर्क्स हैं जो कि मेजर हैं एंग्लो नॉर्मन एज के।
दीज थ्री जो लॉन्ग पोएम्स हैं ये लिखी गई हैं फ्रेंच में, लैटिन में एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। इन तीनों लैंग्वेज में ये तीनों पोएम्स लिखी गई हैं। थीम्स जो हैं इन पोएम्स के वो मॉरलिटी पर बेस करते हैं और पॉलिटिकल थीम्स बताए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती जाऊँगी इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देती जाऊँगी। थैंक यू।